आप सभी को याद होगा जब 4-5 अप्रैल 2011 को इस देश में एक नई राजनीतिक क्रांति का उद्भव हुआ। याद आया क्या? मैं याद दिलाता हूँ। अन्ना आंदोलन। मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना और सब अन्ना। मैं मनीष आपके बीच अन्ना पे बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक राजनीतिक परिवर्तन पे मैं बात किया। इस पे मैं आगे बात करूँगा, लेकिन आज पुनः फिर बिहार से। उस अन्ना आंदोलन के बाद इस देश में सबसे बड़ी जो मुहिम और राजनीतिक परिवर्तन हुआ वो देश में हुआ, केंद्र की राजनीति में हुआ। यह स्पष्ट है कि देश की राजनीति पे जो परिवर्तन की लहर या छाप पड़ी वह अच्छे दिन के नाम पे पड़ी, यानी नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन की वजूद क्या हुई उस पे भी कभी हम बात और करेंगे। हमें बिहार के लोगों को क्या हासिल हुआ उस अच्छे दिन से, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। और फिर आता है 2015-16 में, अब की बार नीतीश सरकार, बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार। देखिए, सवाल तो सत्ता से ही होगा। विपक्ष में बैठे हुए केंद्र में राहुल गांधी हो या बिहार में तेजस्वी हो, इनसे सवाल करना, एक विधायक हैं उस लेवल पे उनसे बात हो सकती है। विपक्ष की उनकी भूमिका क्या है वह सर्वविदित है, उस पर भी कभी चर्चा हो जाएगी। लेकिन हम बिहार की बात करते हैं। बिहार की स्थिति और खासकर उत्तर बिहार की स्थिति लगातार बाढ़ में तब्दील होती जा रही है। लगातार यह सूचना आती है कि अब फिर से बारिश का माहौल आएगा, फिर से बारिश का पानी बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि वैशाली ज़िले में, जो कि हाजीपुर शहर मुख्यालय है, यहाँ तक पानी आने में बहुत, समझिए कि बहुत विकट परिस्थिति मानी जाती है। और वही स्थिति आज के डेट में खड़ी है। हाजीपुर का स्थिति जो है चौतरफी तरीके से लगभग लोग बाढ़ में पीड़ित हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव समाज में मुख्य सड़कों पे आप देख रहे हैं कि लालगंज जो मुख्य मार्ग है वैशाली के लिए, उस पे पानी है। जंदाहा महुआ रोड पे मुख्य सड़कों पे पिछले महीने भर से पानी आ जा रही है। कभी कम होता है, फिर रातों रात चढ़ जाता है। वही स्थिति बाढ़ से भगवानपुर क्षेत्र में, सराय क्षेत्र में, गुरौल क्षेत्र में जाकर देखिए तो भयावह स्थिति है। चेहरा कला देखिए, महुआ क्षेत्र में देखिए, यानी किसी न किसी प्रकार से हर एक क्षेत्र वैशाली का बाढ़मय है। अब वहीं मैं बात कर लूँ उत्तर बिहार की, तो मुजफ्फरपुर, जो कि भारत के प्रधानमंत्री अच्छे दिन वाले सरकार नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी कहलाता है। स्मार्ट सिटी बनकर जो तैयार हुआ भारत में, दुनिया का बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर आज नाव चलने की स्थिति में है। और लगातार 1-1.5 महीने से बहुत ही निम्न स्तर के, या कहा जाए कि उच्च स्तरीय मापदंडों के आधार पर प्रधानमंत्री के आंखों से अगर देखते हैं तो गंगा, गंडक सब मिल कर के आपके घरों तक पहुंचकर आपको आशीर्वाद दे रही है। इसमें इसी मोदी जी के शब्दों में कहा जाए तो रोज आशीर्वाद की ऐसी चलन पड़ी है कि दर्जनों बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस गंगा जल और नदियों के जल में समाहित हो जाते हैं, प्रवाह हो जाते हैं, अपने जीवन को कहिए कि मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि सरकार का मिशन जो लगातार रहा है वही रहा है।
याद करिए कि 70 साल कहकर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो गुजरात के खुद 14-15 साल मुख्यमंत्री रहे। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, पूरे देश को समझाया, तो क्या उत्तर बिहार में जो 70 साल से या उससे भी पीछे जिस प्रकार से बाढ़ के में ग्रसित उत्तर बिहार लगातार होता रहा है, क्या 70 साल की कहानी इन 8 सालों में बदली? 7 साल नरेंद्र मोदी का हो चुका है, 8वें साल में चल रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसी परिस्थिति बदली कि बाढ़ से उत्तर बिहार ग्रसित न हो? कागज में और भाषणों में स्मार्ट सिटी के रूप में मुजफ्फरपुर को दर्शा देना, क्या यही चलन में आ गया कि वही उनके बोलने और उनके चरित्र को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे जो दाढ़ी बढ़ती है, उनकी चमक जो आती है, उसी को भारत में जो अंधभक्त हैं वो उसको विकास मान रहे हैं। हाजीपुर और वैशाली या उत्तर बिहार में जितनी सीटें उनको भाजपा को दिया गया लोकसभा चुनाव में, क्या वो सांसदों से वो भाजपा के भक्त जो दलाली और आरएसएस के लोग दलाली करते हैं, उन्होंने पूछा कि आखिर 7 सालों 8 सालों में आपने 70 साल की कमी को क्यों नहीं ख़त्म किया? क्यों नहीं ख़त्म किया कि बाढ़ की परिस्थितियों में जिस प्रकार से उत्तर बिहार लगातार डूबा हुआ है, लगभग 4 करोड़ लोग सीधे तौर पे प्रभावित हैं, इस पे क्या ध्यान है? उत्तर बिहार की मोटा मोटी जनसंख्या 7 से 8 करोड़ के बीच में आती है, लेकिन 4 करोड़ सीधे तौर पे आज प्रभावित हैं पानी से। सरकार के आंकड़े तो अब तक लोग मांग कर रहे हैं कि वैशाली और भगवानपुर लालगंज क्षेत्र को बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाए। वहाँ के अंधे विधायक जाकर के डीएम से बात करते हैं, आवेदन देते हैं। मैं सरप्राइज हूँ कि यहाँ के जिलाधिकारी क्या आँख से अंधे हैं? क्या वो आईएएस पास करने में विकलांगता का सर्टिफिकेट दे करके पास हुए हैं? क्या उस कैटेगरी में गए हैं कि उनको दिखाई नहीं देता है? क्यों आवेदन देने जाते हैं विधायक सांसद? ऐसे सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं करते हैं कि जिलाधिकारी स्वतः उस पर संज्ञान ले? सदनों में बैठने वाले लोगों ने अपनी गरिमा को इतना धूमिल कर दिया है कि चाटुकारिता और दलाली के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं देखता हूं कि विधायक वगैरह अपना मुरेठा बांधते हैं और चले जाते हैं कुछ लोगों के बीच में, जैसे लगता है जैसे वो जाकर के एहसान कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि बाढ़ की परिस्थितियों में जीने वाले लोग क्या चिवड़ा मिठा खा करके महीने 2 महीने और 6 महीना रहेंगे? क्या सांप बिच्छी और जब पानी सर रहा है धीरे धीरे तो बीमारियों का एक बहुत बड़ा घरौंदा तैयार हो रहा है? क्या इन परिस्थितियों से जूझने के लिए सरकार ने कोई प्लान किया है? रोज पेपरों में आप पढ़िए, बड़ी बड़ी योजनाएं बड़ी बड़ी लाखों अरबों खरबों की होती है। पता नहीं जुमलेबाजी का यह चलन जो 2014 से शुरू हुआ, जुमलेबाजी का अंत ही नहीं हो रहा है। क्या जुमलेबाजी इसी प्रकार से चलती रहेगी और समस्याओं के पीछे हम आम आदमी जो अपनी ज़रूरतों को बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है, 2 वक्त की रोटी के लिए उसको अब आज परिश्रम करना पड़ रहा है। आप समझ के देखिए कि पानी में पूरा का पूरा खेती बाड़ी सब कुछ है, वो कहाँ जाएगा? मजदूर जो कभी जाता था 200-400 रुपये डेली का कमा लेता था और अपने घर का संचालन करता था, वो किसान कहाँ जाएगा जो अपने खेतों में काम करके किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ उपजा करके अपने घर का चला लेता था? आज सब्जी, आटा, चावल, दाल, सरसों तेल, आप देखिए हर एक चीज़ के दाम 2 गुना से 3 गुना हो गए। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो शायद 1000 और 1500 गुना भाग चुका है। इसी टाइम पिछले साल 80 से 90 के बीच में, लगभग 100 के बीच में सरसों तेल हुआ करता था। आज हम 180 और 90 और 200 में सरसों तेल खरीद रहे हैं। आटा, चावल, दाल की स्थिति भी उसी तरीके से बदली है। ट्रांसपोर्टेशन का भार जो तेल के माध्यम से, डीजल पेट्रोल के माध्यम से दिया गया, उसका परिणाम है कि सब्जी और नॉर्मल चीज़ें भी भारी मात्रा में वृद्धि हो गई है उनके मूल्यों में। कैसे सस्टेन करेगा ये आदमी? कोरोना के नाम पे विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। मैं आज भी देख रहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार
दैनिक जागरण पेपर वैशाली में दिखा रही है। आखिर योगी आदित्यनाथ के विकास को लेकर हम यहाँ क्यों पढ़ें? बिहार के लोगों को योगी आदित्यनाथ के किसी भी डेवलपमेंट से हमें क्या लेना देना है? यह प्रोपगंडे और इस पे जो पैसे खर्च होते हैं, इन प्रोपगंडों पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती? केंद्र सरकार ऐसे प्रोपगंडे और ऐसे खोखले वादे जो आप दिखाना चाहते हैं यूपी के डेवलपमेंट को बिहार में, उससे हमें लेना देना क्या है? योगी अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए मैं क्यों जिम्मेवार हूं? मैं क्यों पढ़ूं आपके विकास की नीति? इन बातों को अगर केंद्र सरकार नहीं समझ पा रही है, आपको मैं पिछले कई वीडियो में भी बताया था कि इससे सटे हुए बहुत सारे राज्य हैं एवं सीधे तौर पे नेपाल से हमें हर वर्ष परेशानी होती है। पानी का जो उसके द्वारा छोड़ा जाता है वह देश की बात हो जाती है और इस पर पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार की भूमिका होती है और केंद्र सरकार ने अब तक कोई भूमिका नहीं निभाई, ना कुछ किया। राज्य सरकार को इनिशिएट लेना चाहिए था। अगर केंद्र सरकार मानसिक रूप से विकलांग है तो हम राज्य सरकार अपने जनता को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्यों नहीं नेपाल सरकार से खुद बात करती है? क्योंकि प्रधानमंत्री को फुर्सत ही नहीं है सरकार बनाने और गिराने से, तो वो आपके राज्य के प्रति जिम्मेवार ही नहीं है। इस बात पे गहन चिंतन करने की जरूरत है और अगली बार जितने भी मत का प्रयोग के अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं है। मतों से परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप राजनीतिक भक्ति करेंगे तब तक आप डूबते मरते रहेंगे और आपके परिवार में लोग मरेंगे और आपसे मदद मांगते रह जाएंगे, कोई मदद देने वाला नहीं होगा। कितने लोगों तक सरकार मदद लेकर पहुंच रही है? आज पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगभग कई बार, क्योंकि पंचायत चुनाव 6 महीने 8 महीने बढ़ाया गया, इसका प्रतिफल यह हुआ कि मुखिया 2 बार 3 बार 4 बार अपना बैनर पोस्टर छपा चुका है, सारे चीज प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब वो खुद अभी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि वाकई में चुनाव हो जाएगा या तीसरी लहर के चपेट में हम आ जाएंगे। बहुत सारी स्टोरी है जो राजनीतिक खेल में सीधा हानि आम जनता को होता है। तो हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट, एक बार लालू यादव ने कहा था कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। वाकई में इस बात में दम है कि स्मार्ट गांव बनाने के तर्ज पे हमने विकास की एक ऐसी बयार बहाई है कि वो बर्बादी की तरफ जाता है। हम गांव को गांव नहीं रहने दे रहे हैं, किसी प्रकार के नियमावली नहीं है, किसी प्रकार के स्ट्रक्चर नहीं है, न तो कोई सिस्टम है। शायद संविधान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि हमें अपने देश को बनाना है, हमें देश के स्ट्रक्चरों को बनाना है, हमारे समाज को बनाना है, हमें अपने लोगों को बनाना है। तो मेरा इतना ही आग्रह है आप सभी से, बाढ़ की परिस्थितियों से आप जैसे भी निकल जाएं, लेकिन अपने मतों का जब भी प्रयोग करिएगा तो इस बात के लिए मुखिया बनाते समय भी करिए कि अपने गांव का नहर नालों को एक व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि अगले पंचायत के लोग भी नहर अपने नहीं बनाते हैं तो वो भुगतेंगे। और एक सामूहिक रूप से एक ऐसी टीम बननी चाहिए जिला के अंदर और यहाँ से लेकर उत्तर बिहार पूरा, कि एक व्यवस्थित सरकार को समझ में आ जाए कि इन मुखियों ने मिलकर के, एक जनप्रतिनिधि ने, सरपंच ने, वार्ड ने मिलकर अपनी परिस्थितियों को बदलने का काम किया है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें बदलने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक नई सोच को पैदा करना पड़ेगा, एक नए स्ट्रक्चर को पैदा करना पड़ेगा। तो बाढ़ के संबंध में कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी जानकारी हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे खबर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94 714 39 247, यानी 9471439247। और ईमेल आप कर सकते हैं ahannews@gmail.com पे। तो आप सभी से आग्रह है कि किसी भी प्रकार की सूचना हो, कोई भी टिप्पणी हो, आप जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए, ताकि बेहतर लोगों तक, जो सच के साथ खड़ा होने की हिम्मत रखता हो, उन लोगों तक पहुंचाइए और एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। राजनेताओं की जिम्मेवारी नहीं है राष्ट्र निर्माण करना,
राष्ट्र निर्माण करने की जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की है जो भारतीय है, या वो किसी राष्ट्र का है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो राष्ट्र का निर्माण करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।